गुड मॉर्निंग। हमने 3 विधियां पढ़ी थी, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। तीनों विधियों के द्वारा हमने जीडीपी, एट मार्केट प्राइस और इससे रिलेटेड कंसेप्ट निकाली थी। इनकी गणना करते समय हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए हमें डाटा की जरूरत पड़ती है और वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें कुछ कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों को हमने 2 भागों में बांटा है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक कठिनाइयाँ। तो पहले हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक कठिनाइयाँ कौन सी हैं हमारी। तो पहला पॉइंट है अंतिम और मध्यवर्ती पदार्थों में भेद। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम अपने में बार बार एक ही बात पढ़ रहे थे कि हम केवल अंतिम उत्पाद को लेंगे या अंतिम व्यय को लेंगे या अंतिम आय को लेंगे। तो यहाँ डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसे अंतिम उत्पाद माने या मध्यवर्ती आगत माने। जैसे दूध है, दूध अगर एक चाय बनाने वाले ने ले रखा है तो वो मध्यवर्ती आगत में जोड़ा जाएगा, लेकिन एक परिवार लेगा डेयरी से तो वो अंतिम उत्पाद माना जाएगा। तो वहाँ पर उस दूध जो डेयरी पे आया था, उस डेयरी वाले दूध को हम ये गणना नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें से कितना दूध तो किस में चला गया, अंतिम वस्तु में, और कितना दूध चला गया चाय वाले के रूप में। तो कई बार डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक व्यवहारिक कठिनाई हमारे पास ये है। दूसरी व्यवहारिक कठिनाई हमारे पास क्या है, कीमतों में परिवर्तन। देखो, गणना हम करते हैं, एक पीरियड होता है। एक पीरियड का मतलब हम इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड लेते हैं, पूरे 1 वर्ष का पीरियड में हम ये गणना करते हैं। तो कई इस पीरियड्स में जैसे 1 अप्रैल को जो प्राइस थी वस्तु की, चाहे ए वस्तु हो चाहे बी हो, उसकी प्राइस कुछ और होती है, और समय के साथ साथ जैसे साल बीत जाता है 31 मार्च को उसकी प्राइस कुछ और हो जाती है। तो गणना करने में तो हम कौन सी प्राइस लें, 1 अप्रैल वाली या 31 मार्च वाली प्राइस लें उस वस्तु की, तो कीमतें बदल जाती हैं, तो बहुत कठिनाई होती है। इसी तरह से प्रतिफल रहित सेवाएं भी होती हैं। जैसे प्रतिफल रहित सेवाओं का मतलब, जैसे कि आपकी मदर है, आपके लिए काम करती है, घर में काम करती है, खाना बनाती है, और डोमेस्टिक कोर्स जो भी होते हैं करती है, क्या वो उनके बदले में पे मिलती है? अगर ये काम बाहर से हम करवाते हैं तो हमें उनको पे करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो सेवाएं हैं जिनके लिए हमें वेतन नहीं मिलता है, तो वो सेवाओं को हम इसमें शामिल नहीं कर पाते हैं। दोहरी गणना की भी समस्या होती है। दोहरी गणना का मतलब क्या है यहाँ पर पहले भी मैंने समझाया था, दोहरी गणना मतलब एक चीज़ को एक से अधिक बार गिन लेना, तो वो दोहरी गणना की समस्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया कि एक लकड़हारे ने एक लकड़ी का तना किसी बढ़ई को 20 रुपये में बेचा है, तो बढ़ई ने उस लकड़ी की टेबल बनाकर 40 रुपये में बेच दिया। यदि लकड़ी की कीमत को हर बार कीमत में जोड़ लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ हमें वैल्यू एडिड को लेना होता है। तो दोहरी काउंटिंग से बचने का बस एक ही तरीका है कि वैल्यू एडिड को अपनाया जाए। तो कई बार गलती से हम क्या कर लेते हैं, दोहरी गणना कर लेते हैं, एक वस्तु को एक से अधिक बार गिन लेते हैं। जैसे कि पुरानी वस्तु है, उसको हम कबाड़ी को बेच देते हैं, तो वो हमारी तो एक निजी आय तो है, लेकिन वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। क्लियर? इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा विदेशी कंपनियों की आय। विदेशी कंपनियों की आय भी हम कई बार किस में शामिल करें? जिन देशों में विदेशी कंपनियों द्वारा काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, वहाँ यह कठिनाई आ जाती है कि उनकी आय को किसकी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी कुल आय में से कुछ भाग तो लाभांश के रूप में बाहर चला जाता है, कुछ उस देश में ही रह जाता है जहाँ वे कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो कुछ तो रहता ही है, बेशक वो किसी की भी घरेलू सीमा में है। तो कई बार बड़ी कठिनाई होती है कि किस आय को किस में शामिल किया जाए, राष्ट्रीय आय में करें या ना करें। ठीक, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या हैं? जैसे हमारी ये वस्तु विनिमय प्रणाली का होना। वस्तु यानी कि जो अविकसित देश हैं, पिछड़े क्षेत्र होते हैं, तो इनमें आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि वस्तु के बदले में वस्तु बेचना या खरीदना, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है।
तो ये बहुत ही मुश्किल प्रणाली है हमारे देश में, आज भी गाँवों में विशेष रूप से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करना मुश्किल हो जाती है। दूसरा, अविश्वसनीय आंकड़े। अविकसित देशों में विशेषतः शिक्षा के अभाव में प्राय उत्पादन तथा व्यय आदि का सही ब्यौरा नहीं रखा जाता है। जैसे आप एक किसान से पूछेंगे तो उसने कितना खर्चा किया, तो वो उसके पास उसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं मिलता है। वो सिर्फ आपको मौखिक रूप से ही कुछ बताएगा कि मैंने शायद इतना खर्च कर दिया है, यानी लिखित में उसके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास भी शायद डाटा, जैसे आप अपने घर में अपने फादर से पूछो तो बहुत कम लोग हैं जो लिखित में रखते हैं कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया या इतना उन्होंने लेके आए। तो हम इतनी हिसाबी किताबी नहीं है, तो जो हमें आय और व्यय का जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है कई बार वो अविश्वसनीय होता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, आवश्यकता से कम बता दिया जाता है। व्यवहारिक वर्गीकरण का अभाव। व्यवहारिक वर्गीकरण का अभाव मतलब अविकसित राष्ट्र में लोगों के व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव पाया जाता है। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से कुछ व्यक्ति कई बार कई तरह के काम धंधे करने लग जाते हैं, जिससे कई बार कृषि श्रमिक है, वो कई बार तो सड़क पे काम करता है, कई बार वो रेहड़ी लगा लेता है, कई बार वो मजदूरी करने लग जाता है। तो इसका कारण ये है कि वो कोई एक कार्य नहीं कर रहा है, जहाँ जहाँ से उसे आए जिस दिन मिल जाए वो वही काम करने चला जाता है। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हम उसको किस क्षेत्र में शामिल करें, उस मजदूर को कृषि में या उत्पादन में या सेवा क्षेत्र में कहाँ शामिल करें, तो बड़ा मुश्किल होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा स्वउपभोग के लिए उत्पादन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी जाता है। भारतवर्ष में जैसे स्वउपभोग के लिए उत्पादन क्या होता है कि जैसे किसान है, गेहूं लगाया तो सारा गेहूं उसने बाजार में बेचने के लिए थोड़ी लगाया है, वो अपने लिए भी तो रखता है, अपने परिवार के लिए भी तो रखता है। या घर के पिछवाड़े में हम अपनी सब्जी वगैरह लगाते हैं तो वो बाजार में बिकने तो नहीं गई। या फ्रूट्स के पौधे लगाते हैं तो फ्रूट्स बाजार में बिकने तो नहीं गए, तो उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करने से रह जाते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को। एक बात और मैं यहाँ साथ साथ ये बताना चाहती हूँ बच्चों, है कि जो हमने विधियाँ 3 पढ़ी थी उसमें भी हम इन कठिनाइयों को लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि उत्पाद विधि क्या है, इसमें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो अभी हमें यही लिखनी है कठिनाइयाँ, ठीक है, चाहे आय विधि पूछे चाहे व्यय विधि। अगली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आय या उत्पाद या व्यय विधि, तीनों में से किसी भी विधि की गणना करते समय हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो बचना यानी किन, कई बार आता है कि क्या शामिल करें और क्या शामिल ना करें। तो मैं उन बातों को आपको छोटे छोटे बातों में बता देती हूँ पॉइंट्स में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें शामिल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना कर, घरेलू आय हो चाहे राष्ट्रीय आय हो, दोनों में एक जैसी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का जो मैंने अंतर बताया था और वो क्या था, विदेशों से शुद्ध प्रतिधारित आय। घरेलू आय राष्ट्रीय आय में सिर्फ इसी चीज़ का अंतर है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है गणना करते समय, तो क्या कौन सी, तो जैसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं दोहरी गणना से हमें बचना है। उसके लिए हमें जो भी तरीका अपनाना है, हमें दोहरी गणना से बचना है। किसी भी चीज़ को दोबारा शामिल नहीं करना है, एक चीज़ को सिर्फ एक बार शामिल करना है। क्लियर। दूसरे इसमें क्या बचा कि जो पुरानी चीज़ों की बिक्री है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय आय में तब शामिल हो गई थी जब वो बनी थी। तो पुरानी चीज़ों की बिक्री को हम बिल्कुल भी राष्ट्रीय आय या घरेलू आय का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर उनको शामिल कर लिया उनकी बिक्री को तो वो डबल काउंटिंग हो गई, वही दोहरी गणना हो गई। इसी तरह से स्वउपभोग के लिए उत्पादन, जैसे हमने बताया, हमने अपनी किचन में अपने घर में पालक या कुछ सब्जी वगैरह लगा ली या फ्रूट्स लगा लिए, तो स्वउपभोग के लिए उत्पादन है वो। तो हाँ, वो मार्केट में गया नहीं, और जो चीज़ मार्केट में नहीं गई वो बिक्री में नहीं आई, तो वो कैसे राष्ट्रीय आय में हिस्सा करेंगे शामिल, तो ये चीज़ें रह जाती हैं। तो हम स्वउपभोग के लिए उत्पादन अगर हमें पता चलता है तो उसे हम शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में। क्लियर। तो ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, स्वउपभोग के लिए उत्पादन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के लिए सेवा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी मदर आपके लिए काम करती है तो उसको हम पे थोड़ी करते हैं, तो वो क्या है, स्वयं के लिए सेवा है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं मानते हैं। ओके। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय आय में, जैसे कि दूतावास है, तो उसमें जो आय होती है या उसके कर्मचारियों को जो आय मिलती है वो उस देश की राष्ट्रीय आय में शामिल होगी जिस देश का वो दूतावास है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें, इसी तरह से हमें केवल अंतिम उत्पाद, अंतिम व्यय या अंतिम आय को ही लेना है, मध्यवर्ती आगत आय उत्पादन को हमें शामिल नहीं करना है।
तो इस तरह से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वो बातें हैं जो कई बार क्वेश्चन के साथ ऐसे ही पूछ ली जाती हैं कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों से हमें बचना चाहिए, या कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम अपनाकर दोहरी गणना से बच सकते हैं। तो ये उपाय आपको लिखने हैं जिनका आप प्रयोग करके दोहरी गणना से बच सकते हैं। इसी तरह से जैसे शेयर है, बॉन्ड्स है, या